हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में सविस्तृत रूप से पढ़ेंगे और जानेंगे कि दक्षिण एशिया के बारे में मतलब इसके अंदर कौन कौन से देश हैं और उन देशों की क्या सीमाएं हैं, उनके अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र है या राजतंत्र है, किस तरह उनमें लोकतंत्र की स्थापना हुई और कैसे कैसे उन लोगों को किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के नाम से आप क्या समझते हैं? इसके अंदर मतलब ये दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। इन सभी के लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर जो देश आते हैं जैसे भारत, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, इन सभी के अंदर सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहा। इसलिए इनमें महत्वपूर्ण है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये सातों देश ही दक्षिण एशिया को एक तरह से मानचित्र में विस्तृत रूप से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक बात बताई गई है, नोट दिया गया है कि चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता, अर्थात चीन को दक्षिण एशिया के तहत नहीं माना जाता क्योंकि यह देश इसमें महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। अब दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। अब दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है वह है, उत्तर की जैसे विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण का हिंद महासागर है, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी। इन सभी से स्पष्ट है ये एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है कि जिसका अब इसमें जैसे आपको बताया गया है कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, मतलब जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वह उत्तर को प्रदर्शित करती है, उत्तर दिशा को, और दक्षिण में है वो हिंद महासागर है और पश्चिम में है वो अरब सागर और पूर्व में मौजूद है जो बंगाल की खाड़ी। अब इन सभी से मतलब इन सभी को मिलाकर यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र की संरचना करता है और इसी भौगोलिक विशिष्टता के कारण इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए यह जिम्मेदार है। और इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। मतलब ये जो इसकी दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है इसके कारण ये विशिष्ट रूप और विशिष्ट स्थान रखता है विश्व के मानचित्र में। और इन सभी देशों में इनकी जो भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है, इस सब के लिए भी मतलब ये एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। और इन सभी की चर्चा में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार अर्थात बर्मा जो देश है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशिया की राजनीति एवं शासन व्यवस्था। मतलब दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो राजनीति है और उसकी शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें मतलब कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मतलब इसमें जो मुख्य 7 देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, इन सभी देशों में एक जैसी राजनीतिक शासन व्यवस्था नहीं है, राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही है। मतलब ये तो आप सभी को ज्ञात है कि मतलब भारत आजाद होने से पहले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मतलब पाकिस्तान तो भारत की आजादी के बाद विभाजन हुआ था, भारत और श्रीलंका मतलब पहले ब्रिटेन के अधीन थे और उन सबसे आजाद होने के बाद ही इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही है। अब भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा ही लोकतांत्रिक रहे हैं, अर्थात मतलब जब ये लोग ब्रिटेन से आजाद हो चुके थे, इन आजादी के तत्पश्चात ही देशों में भारत और श्रीलंका जो देश हैं उनमें लोकतंत्र की स्थापना हो गई और ये आज तक स्थापना वैसे ही बनी हुई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इन दोनों देशों में कभी लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है, क्योंकि यहाँ एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं रही है, क्योंकि ये कभी कभी मतलब यहाँ की जो जनतांत्रिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है, उसके कारण मतलब कभी तानाशाही हो जाती है और कभी सैनिक और लोकतंत्र दोनों तरह के नेताओं का ही शासन रहा है। अब भूटान की बात करते हैं तो भूटान में राजतंत्र है और नेपाल की बात आती है, वहां 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई।
अर्थात जब मतलब नेपाल वो उससे ब्रिटेन से मुक्त हुआ तो उसके बाद में मतलब वहां 2006 तक तो संवैधानिक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था और उसके बाद में उसमें लोकतंत्र की बहाली हुई, अर्थात वहां भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। अब मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव में सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अर्थात सल्तनत अर्थात मतलब राजा का शासन था, लेकिन अब वहां भी लोकतंत्र है। अब स्पष्ट हो गया है कि मतलब भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव आदि सभी में वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लेकिन भूटान में राजतंत्र है अभी तक। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव। अब दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का मतलब उसको किस प्रकार का जन समर्थन हासिल है, नहीं है, किस प्रकार का क्या है, ये हम निम्न पॉइंटों के जरिए समझते हैं। दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। अर्थात तो जो दक्षिण एशिया में जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना है, वहां के नागरिक उस लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और जन समर्थन भी हासिल है। इसलिए हासिल है क्योंकि लोकतंत्र के जरिए हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक की उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और उनके मतलब जो वो प्रतिनिधि भेजते हैं वे उनकी वो जो उनके प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति भी होती है और उनकी जो मतलब और इस प्रकार लोकतंत्र की संस्थाओं का वे समर्थन भी करते हैं। अब इन देशों ने इस मिथक को अर्थात इस भ्रम को तोड़ा है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता है। अतः दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। अब इस लोकतंत्र की स्थापना से क्या हुआ है, मतलब लोकतंत्र जो इन देशों में मतलब भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी में मतलब जो लोकतंत्र फल फूल रहा है, उससे मतलब यह भ्रम टूट गया है विश्व का कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में फल फूल सकता है, जबकि ये विकासशील जो राष्ट्र हैं उनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, उनको प्रदर्शित करता है लोकतंत्र के जरिए। और इसी प्रकार इस लोकतंत्र के अनुभव से विश्व में भी लोकतंत्र स्थापना की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्याएं। अब दक्षिण एशिया के अंदर जो देश हैं उनके अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहला है संघर्षों वाला क्षेत्र है, तो संघर्ष तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी में चलता ही रहता है, ये आपको पता है। दूसरा है सीमा विवाद, तो सीमा विवाद तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही रहता है, इसका कभी निपटारा होता ही नहीं है। और नदी जल विवाद, ये कभी नेपाल के अंदर मतलब नेपाल और भारत में, कभी उसमें श्रीलंका और उसमें पाकिस्तान में भी, भारत और पाकिस्तान में भी नदी जल विवाद चलता रहता है। विद्रोह संघर्ष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो आतंकवाद के जरिए विद्रोह संघर्ष करते रहते हैं। और जातीय संघर्ष भी होता रहता है, कभी मुस्लिम लोग हैं जो मतलब अपने वो कर्तव्य को लेकर या अपने धर्म के प्रति कभी जातीय संघर्ष को बढ़ावा देते रहते हैं। और यह संवेदनशील इलाका है, और यह भी बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि यह संवेदनशील इलाका है। भारत जो है वो एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसके अंदर मतलब उतनी भावनाएं हैं दूसरों के प्रति, तो इस इलाके को संवेदनशील इलाका भी घोषित किया गया है। अब दक्षिण एशिया की देशों स्थिति। अब दक्षिण एशिया के अंदर जो देश हैं उनकी क्या क्या स्थिति है, तो सबसे पहला पॉइंट है, उसमें सबसे पहला देश है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर सेना और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है, यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। अब आपको ये तो पता ही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक टुकड़ा है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान और तत्पश्चात जनरल जिया उल हक, और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। अब ये तो आपको पता ही है कि मतलब कभी कभी मतलब वहां जब मतलब लोकतंत्र हाथ से निकल जाता है और कभी कभी वो प्रधानमंत्री के हाथ से जनता को संभालना या सेना को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो सेना के जो जनरल होते हैं वही उस तख्ता पलट करके प्रधानमंत्री को हटा के अपना सैनिक शासन स्थापित करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे पहले अयूब खान को हटा के फिर जनरल याहिया खान ने, और उसके बाद में जनरल जिया उल हक बने, और उसी के बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ, जब नवाज शरीफ की सरकार थी उसको हटाकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। कुछ समय के लिए अवश्य इसमें मतलब शांति बनी रही, जैसे जुल्फिकार भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही थी।
जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया। मतलब जब जून 2013 में जब नवाज शरीफ की सरकार थी, उससे मतलब उनके ऊपर वो वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला स्थापित करके उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया गया और उसे पद से हटा दिया गया 2017 में, और उन्हें 10 साल की सजा का आदेश भी दिया गया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो ये तो आप सभी को पता है, आप सभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि मतलब अभी वर्तमान में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है वहां पर, लेकिन वह भी मतलब जो अस्थिरता के हाल में चल रही है फिलहाल, मतलब स्थिर नहीं है, उसमें भी मतलब कभी कभी सैनिक शासन की स्थापना होने का डर बना हुआ है। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण स्थायी न रह पाने के कारण अब पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट किया जाता है? ये इसलिए हो रहा है, इसके कारण है कि मतलब पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप में कार्य नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया? इसके प्रमुख कारण है, पहला है यहाँ सेना, धर्म गुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। यहाँ सबसे पहला मतलब जो वर्चस्व है वह तो है सेना का, मतलब जो यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वह सेना के अधीन ही होते हैं, सेना ही उसमें प्रमुखतया है, वही ही सर्वे सर्वा है। फिर बात आती है धर्म गुरु, मतलब इनके जो मौलवी वगैरह हैं, जो इनके धर्म के गुरु हैं, वे जब कहते हैं कि मतलब ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है ये देश के लायक नहीं है, ये देश की सरकार को गिराएगा ये या फिर उससे पीछे हटाएगा, तो इसकी मतलब इतनी बात होते ही वहां सेना के जरिए उस प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। और बात आती है फिर अगला है भूस्वामी अभिजन, अर्थात जो वहां के जो मतलब जो अमीर लोग हैं उनका भी मतलब दबदबा बना रहता है, और इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकार है उनको गिराकर सैनिक शासन कायम कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा तनातनी रही है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के सैनिक शासक या धर्म गुरु लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाकर यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। काबिज अर्थात सत्ता पर अपना कब्जा हासिल करना। अब इसमें लिखा है कि मतलब भारत और पाकिस्तान की तो हमेशा तानातनी रही है, कभी सीमा विवाद को लेकर, कभी आतंकवाद को लेकर, कभी कश्मीर को लेकर, कभी किसी भी चीज को लेकर हमेशा से मतलब उनकी तानातनी रहती है, और इसी बात का फायदा उठाते हैं वहां के सैनिक शासक और जो धर्म गुरु हैं। वे क्या कहते हैं वहां की जनता को, जब निर्वाचित सरकार बनी हुई होती है तो वे वहां की जनता को ये बताते हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री है, आपने जिसको चुनकर भेजा है, वह इस लायक नहीं है कि हमारे देश की सुरक्षा को बनाए रखे, इसलिए हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए आप उसको हटा दीजिए, और उसको हटाते ही हमारा सैनिक शासन स्थापित हो जाएगा और ऐसे में हम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो सकेंगे। और ऐसा मतलब वहां डर दिखाकर वे सैनिक शासन की स्थापना कर देते हैं। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज ठहराया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता, इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये भी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकार बनती है उसके लिए मतलब उन्हें खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कभी भी नहीं मिला है, क्योंकि वहां हमेशा से ही सैनिक शासन, अधिकतर सैनिक शासन ही कायम रहा है। इसके लिए मतलब जो आसपास के देश हैं वे भी उस चीज को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका तथा अन्य पश्चिम देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब अमेरिका जो और अन्य पश्चिमी देश हैं जैसे चीन है, जो तो हमेशा ही मतलब पाकिस्तान की सहायता करता रहता है, कभी हथियार देके, कभी किस तरह और उसको बढ़ावा देता रहता है कि तुम आतंकवाद को बढ़ाओ ताकि भारत हमेशा दबा रहे। और इस प्रकार जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान के, वे भी इस चीज को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वहां सैनिक शासन की स्थापना होती रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस प्रकार का संकट है, क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध के तहत बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश पाक का ही अंग था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। यह बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रखा था और यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। अब जो बांग्लादेश है उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहता था और वहां की भाषा है बंगाली, और बांग्लादेश है बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था जब भारत आजाद हुआ था।
और यहाँ पर पाकिस्तान दबदबा बनाए रखा था और जबरन उसे वहां उर्दू भाषा अपनाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया और पश्चिमी पाक के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग को वहां 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। यहिया खान के दौर में पाक सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग मारे गए तथा लाखों शरणार्थी भारत आ गए। इस समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाक का समर्थन किया और भारत पाक जो 1971 में युद्ध हुआ था उसके तहत बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। जब वो वहां के जो यहिया खान थे जनरल, उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर अपना कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश प्रसिद्ध था वहां पर उनके कब्जा करना चाहा। और जो उन्होंने उनका जब जनता ने विरोध किया तो उस जनता को लाखों लोग मारे गए और वहां से भाग के लाखों शरणार्थी भारत भी आए। तो इस समस्या को देखकर भारत ने हस्तक्षेप किया और भारत पाक युद्ध हुआ। इसके तहत जब वो हुआ 1971 में, तो 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो टुकड़ा था वो एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा बांग्लादेश के रूप में। नेपाल में लोकतंत्र। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद चलती रही है। अब यहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए थे। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं और अब नेपाल में लोकतंत्र है। सॉरी, नेपाल में भी लंबे समय तक राजा का तंत्र था, वहां राजतंत्र था, लेकिन जब वहां की जो जनता थी उसने लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए, तो इसके बीच राजा और लोकतंत्र के बीच वो जद्दोजहद चलती रही। लेकिन वहां पर जब माओवादी प्रभावी हो गए राजनीति में, तो वहां के नेता ने वहां का जो राजा था उसने क्या किया, लोकतंत्र और समर्थकों और माओवाद के बीच जो लंबा त्रिकोणीय संघर्ष चला राजा की सेना के बीच, तो उसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में जो संविधान अपनाया गया उसके तहत लोकतंत्र की स्थापना की गई और वर्तमान में है भी खड़ग प्रसाद शर्मा जो ओली नाम के से हैं, वे हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए। अब श्रीलंका की बात आती है, तो श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यहाँ कौन कौन सी जाति है, सिंहली और तमिल समुदाय है। अब सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल वे हैं जो भारत से जाकर श्रीलंका जा बसे थे। तो इन दोनों के बीच में जो जातीय संघर्ष चलता रहा और इसी का जो पहले इसमें नोट दिया गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। अब श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था वो किस प्रकार बनकर उभरा और किस प्रकार यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, ये हम निम्न पॉइंटों के जरिए समझते हैं। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों तथा द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई। अब जो तमिल थे उनका जो प्रमुख था वह था उसका जो एक गठबंधन था लिट्टे नाम से, उसका प्रमुख था प्रभाकरन। अब प्रभाकरन को तो आप जान ही गए होंगे कि प्रभाकरन के कारण ही हमारे जो वो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी, उनको प्रभाकरन के जरिए ही मानव बम के जरिए मरवाया गया था। तो इसका अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रमुख पॉइंट है कि प्रभाकरन कौन था, लिट्टे का प्रमुख। तो उसका जो मर गया, तो उसके मरने के पश्चात जो तमिलों और सिंहली दोनों समुदाय में जो जातीय संघर्ष था उसकी समाप्ति हो गई थी। दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण है। इनके बीच 1947, 48, 65, 1971 तथा 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके हैं और इसके कारण दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इस कारण भारत के देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद भी है, तो बहुत से देशों में क्षेत्रों में सहयोग भी है। अब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति क्या है? गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत तेज गति से विकास किया। श्रीलंका की जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे सफल रहा है। दक्षिण एशिया में सभी देशों में से श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अर्थात जो श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वह दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मजबूत मानी गई है।
अब बात आती है मालदीव की। मालदीव कैसा है? 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था और 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यहाँ एक सल्तनत बन गया था। राजा का शासन स्थापित हुआ किसके तहत? राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन। और 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 1968 में राजशाही को भी समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई जो आज तक कायम है। मतलब मालदीव को ब्रिटिश शासन से आजादी कब मिली? 1965 में। और फिर किसकी स्थापना हुई? राजतंत्र की। किसके तहत? किसके अधीन? राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन। लेकिन जब 1968 में मतलब ये राजशाही को भी समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया, तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। भारत और दक्षिण एशिया के देशों के संबंध। अब इन दोनों देशों के मतलब इनके जो भारत में के जो दक्षिण एशिया के देश हैं भारत के अलावा, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, इन सभी के साथ इनके कैसे संबंध है, इनका विवरण नीचे है। पहला है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कश्मीर समस्या। मतलब कश्मीर समस्या को लेकर हमेशा ही विवाद बना रहता है। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और उसका आधिकारिक विलय भारत में हुआ था, जबकि पाकिस्तान उस पर नाजायज अपना दावा करता है। इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 48 और 1965 में युद्ध भी हो चुका है। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। कश्मीर की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। अब दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश समस्या। 1971 में बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से आक्षेप और समर्थन मांगा। भारत ने सैन्य सहायता दी और बांग्लादेशियों का समर्थन किया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते हुए। पहला है सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ। ताशकंद समझौता जो 1966 में 1965 के युद्ध के बाद हुआ। शिमला समझौता जो 1971 के युद्ध के बाद में हुआ 1972 में। और लाहौर बस यात्रा 1999 में, जो कारगिल युद्ध से पहले हुई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सकारात्मक, मतलब सहमति है जिनके बारे में। पहला पॉइंट है पिछले 10 वर्षों से अधिक संबंध मजबूत हुए हैं। दूसरा है बांग्लादेश भारत की पूर्वजलों की नीति का हिस्सा है। तीसरा है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं और व्यापार भी बढ़ रहा है। तो ये तो है इनके बीच सहमति और सकारात्मक संबंध। अब नकारात्मक जो विवाद है इनके बीच में वो है पहला पॉइंट गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर इनके बीच मतभेद बना हुआ है। भारत में अवैध अप्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को बांग्लादेश की जमीन से फैलाना। सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना। अब ये जो है इनके विवाद के कारण है। मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद का पहला पॉइंट है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है। दूसरा है बांग्लादेशी हैं जो मतलब अपने जो शरणार्थी हैं उनको हमेशा भारत में भेजते रहते हैं और समस्या को लेकर उनके बीच विवाद रहता है। और ये भी मतलब भारत विरोधी जो कट्टरपंथी आतंकवाद है उनको बढ़ावा देते हैं बांग्लादेशी, और पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए इनको रास्ता नहीं देते सेना को। और म्यांमार को जब मतलब भारत से प्राकृतिक गैस का निर्यात भी नहीं करने देते, जो कि बांग्लादेश के इलाके से होकर पाइपलाइन गुजरती है। तो ये सभी विवाद के कारण है। पूर्व चलो नीति। पूर्व चलो नीति के तहत क्या है? पूर्व चलो नीति भारत सरकार की वह नीति है जिसके द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से संपर्क साधने की बात है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। अब जो भारत की पूर्व चलो नीति है उसके जरिए मतलब भारत चाहता है कि दो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनके अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छे बने हैं। उस नीति के तहत ये भारत चाहता है कि बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया हैं, इन सभी से आर्थिक संबंध अच्छे बने हैं। और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि आपसी जो खतरे हैं आपस में उनको पहचाना जाए, दूर किया जाए और एक दूसरे की जरूरतों के प्रति हमें ज्यादा संवेदनशीलता बरतें ताकि एक दूसरे को सहयोग कर सकें। अब अगला है भारत और नेपाल संबंध। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध और दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश के में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। खास संबंध के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव
पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रीड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और भी मजबूत होने की उम्मीद बड़ी है। अब इस बात से आप क्या समझे, मतलब भारत और नेपाल के बीच मतलब संबंध मधुर भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मधुर भी नहीं है, क्योंकि इनके बीच संबंध मधुर हैं। एक संधि है, संधि के तहत मतलब ऐसा किया गया है, दोनों देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेपाल है वह क्या कर रहा है, जो भारत के विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ वह कदम नहीं उठाता है। इससे मतलब भारत कभी नाखुश भी है, ये इनके बीच विवाद का कारण है। लेकिन फिलहाल भारत और नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है और इनके आपसी जो सहयोग है वह भी बढ़ रहा है। अब बात आती है भारत और भूटान के साथ संबंध। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं को हाथ में बटा रहा है। हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। अर्थात भूटान एक मतलब विकासशील राष्ट्र है जो मतलब भारत की तुलना में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, मतलब उसमें विकास नहीं है, इसलिए मतलब भारत वहां उनको आर्थिक सहयोग देता रहता है और भूटान ने भी अपने मतलब पूरे जोर शोर से भारत को हमेशा सहयोग दिया है। अब इन देशों के बीच में जो संगठन है वो कौन कौन से हैं, उनकी किस प्रकार स्थापना हुई है, तो सबसे पहला है दक्षेस, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका पूरा नाम है दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसकी स्थापना हुई 1985 में और इसका मुख्यालय है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेस अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की। अब इसके जो संगठन के उद्देश्य क्या है, 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर भी सहमति बनी। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलनों को जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय है शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता थी। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अब दक्षेस के उद्देश्य, अब इस संगठन के उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति व सांस्कृतिक उन्नति करना और दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आपसी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना। अब जो दूसरा संगठन है वह है साप्टा। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। यह लागू हुआ 2006 में, मतलब 2006 में इसकी स्थापना हुई। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के दो मुख्य उद्देश्य हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना और भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रमुख है, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोबेश मधुर ही बने हुए हैं। अर्थात मतलब इस चैप्टर को देख के हम इतना समझ सकते हैं कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है उन सभी मतलब आपस में सहयोग और मधुर संबंध बने हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो मतलब भारत के साथ हमेशा ही तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखता है।
अब सार्क की उपलब्धियां, जो सार्क था वो संगठन, उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटो देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। साफ्टा और साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पर्यावरण, आर्थिक विकास व ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई है। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। वर्तमान में भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 7वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई है। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार ये जो संगठन है, इन संगठनों के जरिए दक्षिण एशियाई देशों में आपस में सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनके तहत ये एकता मजबूत स्थापित करने का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उसमें एकता बनाए रखें ताकि दूसरा बाहरी राष्ट्र कोई भी हमारी एकता को खंडित ना कर सके। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर यहीं समाप्त होते हैं। इसके महत्वपूर्ण नोट्स भी यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।